बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं कि बुरी स्थिति का सामना करके ही अच्छी स्थिति को सामने लाया जा सकता है, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने किसान भाई बहनों के सामने कभी भी किसी भी तरह की बुरी स्थिति को सामने न आने दें। जानकारी का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नकदी फसल में धान के साथ मक्का की करें खेती। एकीकृत खेती प्रणाली पर ध्यान देने की है जरूरत। ज्वार की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं CSV 1616। अब समाचार विस्तार से। नकदी फसल में धान के साथ मक्का की खेती करें। ये कम अवधि में तैयार होने वाला फसल है और अच्छी आमदनी देने में भी सहायक है। बेहतर आजीविका और आर्थिक स्थिरता के लिए एकीकृत खेती प्रणाली पर ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड की भूमि मिट्टी क्षरण की समस्या से ग्रसित है। इसके निदान के लिए सतत टिकाऊ कृषि प्रणाली की आवश्यकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली से समाज की मांगों को पूरा करने, मानव स्वास्थ्य और पशु कल्याण को बनाए रखने, पर्यावरण की देखभाल और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने में मदद मिलती है। किसान भाई, जब आप बाड़े में नए चिक्स बर्ड डालते हैं तो ध्यान रखें कि पहले से रोगग्रस्त चिक्स बर्ड को बाड़े से हटा दें ताकि नए चिक्स बर्ड रोग ग्रसित नहीं हो। साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। इससे चिक्स बर्ड स्वस्थ रहेंगे और आपकी आमदनी भी अधिक होगी। जब मेरे किसान भाई बंधुओं से मैं कहना चाहूँगी कि जब आप नए चिक्स किसी बाड़े में डालना चाहेंगे जो कि पहले से वहाँ पर इन्फेक्टेड बर्ड्स रहे हों, तो सबसे पहले आप जितने भी पुराने बर्ड्स हैं सबों को वहाँ से हटा दें और चूने द्वारा उस फार्म की पूरी अच्छी तरह से सफाई कर दें, झाड़ू अच्छी तरह से मार दें और फ्यूमिगेशन भी करें और उसके बाद 21-22 दिन का अंतराल रखें। अच्छे से वहाँ पर फ्यूमिगेशन हो जाने के बाद, सैनिटाइज हो जाने के बाद, सभी बर्तन और कपड़े भी सैनिटाइज हो जाने के बाद तब आप उसमें नए चिक्स डाल सकते हैं। ज्वार की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में CSV 1616 लगाएं। ज्वार की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के बाद खेत में गोबर की सड़ी खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। ज्वार की खेती के लिए टाड़ जमीन उपयुक्त है। जल निकासी के लिए पूरा प्रबंध होना चाहिए। किसान भाई खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए डच हो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीटों की रोकथाम के बारे में। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीटों की रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। मनुष्यों के साथ साथ पशु के आहार के रूप में भी किया जाता है। साथ ही साथ इसका औद्योगिक महत्व भी है। कैसे करें प्रभेदों का चुनाव ताकि अच्छी फसल ली जा सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि मक्का की उन्नत खेती एवं उसका प्रभेद का चुनाव किस प्रकार की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए वे डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह, जो सस्य विभाग में है KVK ईस्ट सिंहभूम में। आज हम मक्के की खेती के बारे में जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले मक्का जो हमारा एक ऐसा फसल है जो कि सब किसान भाई करते भी हैं और ये साल में कभी भी हो सकता है। सिर्फ कुछ ऐसा समय जब हमारा टेम्परेचर डाउन होता है, उस वक्त काफ़ी कम टेम्परेचर हो, उस वक्त सिर्फ इससे बचते हैं। जब 10 डिग्री से टेम्परेचर कम हो तो लगाने से बचते हैं। बाकी किसी भी मौसम में इसको लगाया जा सकता है। मौसम के अनुसार हमारे पास जो है 3 मौसम हैं, जो खरीफ, रबी और जो बसंत का मौसम है। इस तीनों मौसम में हम मक्के की खेती करते हैं। और इसमें जो देखते हैं, जो खरीफ मौसम में जो लगाने का समय है वो हमारा 15 जून से स्टार्ट हो जाता है। 15 जून से 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। रबी मौसम में हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। और जो हमारा बसंत है उसमें 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसका ज़मीन का चुनाव, सॉइल का चुनाव, तो वो किसान भाई किस प्रकार से करेंगे? ज़मीन का चयन के लिए इसमें हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है,
लेकिन सैंडी लोम और क्ले लोम दोनों तरह के मिट्टी में इसको हम लोग उगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारे ज़मीन पे जहाँ पे आप मक्के की खेती कर रहे हैं वहाँ पे जल जमाव ना हो। जल जमाव होने के कारण क्या हो सकता है, जो आप जब लगाएंगे तो उस जगह सूखने का डर रहता है, तो उस चीज़ से हम इसका बचाव करें कि जल का जमाव वहाँ पे नहीं हो। नहीं, एक्चुअली इसकी सीधी बुआई हम लोग करते हैं, और सीधी बुआई करने के लिए जो हमारा बीज दर निर्धारित है, तो हम मक्के की जब बात करते हैं तो उसमें मक्के के लिए जब ग्रेन के दाने के लिए हम लोग इसकी खेती करते हैं तो तकरीबन 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको बीज की मात्रा देनी पड़ती है। जब लगाने का जो हमारे पास तरीका आता है, उस जगह बहुत सारे तरीके हैं, उसका उपयोग करते हैं। और मक्का में भी है हमारे पास जो ग्रेन के लिए करते हैं। मक्का एक ऐसा फसल है जो उसका विविध उपयोग है। हम लोग दाने के लिए मक्के की खेती करते हैं, हरा भुट्टा के रूप में उसको बेचते हैं, जो ग्रीन कॉब के रूप में। इसके बाद हमारे पास बेबी कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न होता है, पॉप कॉर्न होता है और चारा होता है। मतलब 6 अलग अलग इसके प्रकार हैं, जिसको 6 अलग अलग प्रकार से हम इसका खेती कर सकते हैं। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लगा सकते हैं। अच्छा, टीलेज के द्वारा कैसे करेंगे? इसमें टीलेज ऑपरेशन जो होता है, मक्के की हम मिट्टी को खेत की तैयारी करते हैं, अच्छे तरह से मिट्टी को तैयार कर लें, और उसके बाद लगाने का जो उसमें तरीका है कि हम लोग रेस्ड बेड पे लगाते हैं। अगर जैसे बरसात के समय में मेरा सुझाव रहता है कि आप रेस्ड बेड पे लगाएं, मतलब उस जगह मिट्टी को उठा दें और उस पर लगाएं, वो अच्छा है। या फिर आप फ्लैट भी लगा सकते हैं। सीधी बुआई जब करते हैं तो हम लोग फ्लैट बुआई करते हैं। अभी आज किसान इस चीज़ को भी अपना सकते हैं कि जैसे हम लोग धान का चारा तैयार करते हैं, और उसी तरह से हम मक्के का भी बिचड़ा तैयार करके और फिर उसका ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो ये लगाने के तरीके हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप जीरो टिल मशीन का उपयोग, जीरो टिल फर्टिलाइजर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आता है, उसके माध्यम से आप मक्के की बीज की बुआई कर सकते हैं। जिसमें कि है कि हमको हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो उसमें लागत मूल्य जो है खेती में, वो कम हो जाती है अगर आप जीरो टिलेज प्रैक्टिस से आप इसकी बुआई करते हैं तो। अच्छा, इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह जो दिया जाता है तो वो कब डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे, क्या करें? न्यूट्रिएंट जो मुख्य पोषक तत्व हमारे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों उर्वरक हम लोग को डालना चाहिए। साथ में सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं आप। तो नाइट्रोजन जो हमारा है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हम नाइट्रोजन का व्यवहार कर सकते हैं। और जो फास्फोरस और पोटास जो है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसका व्यवहार कर सकते हैं। साथ में आप सल्फ़र जो है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक आप सल्फ़र का व्यवहार कर सकते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व का व्यवहार अवश्य करें। और जो पोषक तत्व का व्यवहार करते हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र जब हम इसकी बुआई करते हैं या लगाते हैं, जब इसको कतार में भी अगर लगाते हैं तो उसी वक्त इसका इस्तेमाल कर दें। फास्फोरस और पोटास की मात्रा को, जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया के रूप में हम लोग डालते हैं, उसका व्यवहार जो है अलग अलग स्टेज में उसके ज़रूरत के हिसाब से। तो आप ये देख लीजिए कि जब हम बुआई करते हैं तो उसका 20% जो होता है मात्रा, जो आपका डोज है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हम बतलाए, उसका 20% आप निकाल के बुआई के समय में डालें। और जो बचे हुए होते हैं उसमें जब 4 पत्ते होते हैं और सिंचाई करते हैं, उस वक्त उसका 20% से 25% नाइट्रोजन का व्यवहार करें। फिर जब 8 पत्ते उसमें आ जाते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, उस वक्त जो है हम फिर उस जगह 20 से 25% जो बचे हुए आपके नाइट्रोजन है उसका व्यवहार करें। उसके बाद जो टेस्लिंग स्टेज आता है, जो मूछा बनता है उसमें, उस वक्त आप वहाँ पे इस्तेमाल करें। और जब ग्रेन फिलिंग दाने बनने का समय आता है, वहाँ पे सबसे कम नाइट्रोजन का व्यवहार करेंगे। 5 से 10% बचे हुए नाइट्रोजन का व्यवहार करके हम अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। खरीफ मौसम में जो हम लोग खेती करते हैं, इसमें वर्षा आधारित हम लोग करते हैं, तो इस जगह सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जब हम बसंत ऋतु में और रबी मौसम में करते हैं तो हमने बतलाया कि जब 4 पत्ते होते हैं और 8 पत्ते होते हैं, जब उसमें टेस्लिंग स्टेज होता है, जो मूछा बनता है उस वक्त, और ग्रेन फिलिंग, ये 4 मुख्य स्टेज है। ये 4 जगह पे पानी उस जगह कम नहीं होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर हमारा मिट्टी में कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे किसान भाई, तो हम अच्छे उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस समय मक्के में दाना बनने लगता है, उस समय काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करेंगे किसान भाई, ध्यान देंगे?
इसमें एक तो हम ये बोलेंगे किसान भाई जब बीज लाते हैं तो बीज को उपचारित करके लगाएं। एक तो ये होना चाहिए, आप इसके लिए थीरम या इमिडाक्लोप्रिड आप किसी से अगर आपके इसमें मिट्टी में अगर दीमक का प्रकोप, टर्माइट का प्रकोप है तो उस जगह आप बीज को उपचारित आप क्लोरपाइरीफॉस से भी कर सकते हैं, जो डर्सवान और इन सब नामों से आता है, या इमिडाक्लोप्रिड से आप उसका उपचार करके और ये लगा सकते हैं। तो उस जगह हम टर्माइट से बचने के लिए खेतों में, अपने खेतों में डर्सवान का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरपाइरीफॉस का, जिससे कि दीमक से हम बचा जा सके। तो ये मेरा सुझाव रहता है। अगर उसमें कीड़े लगते हैं और कीट का प्रकोप होता है, स्टेम बोरर और ये सब आता है, तो उस जगह इंडोसल्फान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंडोसल्फान तकरीबन 700 ml से लेके 1 लीटर तक आपका प्रति हेक्टेयर लगेगा, और 500 से 600 लीटर पानी में आप उसका घोल बना के आप स्प्रे कर दें, इसके बाद उससे बच सकते हैं। स्प्रे कब करना है? वो बीज आने पर या बीज आने के, उसको दाना आने के पहले या दाना करने के? नहीं, जब अटैक हो उस जगह कीड़े का, वो देख लें। हो हाँ, तो स्टेम में अगर उस जगह कीड़े स्टेम को खा रहे हैं, उसके तने को खा रहे हैं, उस वक्त आप ध्यान में रखें उस चीज़ को, और फिर उस जगह दवा का इस्तेमाल करें। अनवांटेड जो है दवा का इस्तेमाल करना वो भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें कौन कौन से वैरायटी अच्छे होते हैं जो किसान भाई लगाएंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फ़ायदा प्राप्त कर सकें? हाँ, इसमें वैरायटी बहुत सारा है। प्रकाश है, मालवीय है, विवेक है, ये सब जो हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारे आए हुए हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा कंपोजिट वैरायटी में है उसमें सुहान काफ़ी अच्छी वैरायटी है, उसका इस्तेमाल करते हैं, या BVM2 है। तो बहुत सारे हाइब्रिड और कंपोजिट दोनों तरह के हमारे पास वैरायटी उपलब्ध हैं, बाज़ार में भी उपलब्ध है। और मेरा सुझाव ये रहता है कि आज के दिन में जो है, चूँकि हम लोग को ज़्यादा उत्पादन चाहिए, तो उस जगह डबल कॉप, 2 कॉप वाले भी और 3 कॉप वाले भी हमारे पास उपलब्ध हैं वैरायटी। तो हाइब्रिड में वो ज़्यादा उपलब्ध है, तो उसका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, हमारे किसान भाई को मक्के की उन्नत खेती एवं उसके प्रभेद के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन पशुधन रखते हैं, लेकिन उन्हें ये भी जानकारी है कि अगर हमारे पशुधन स्वस्थ न रहें तो उनका कोई लाभ हमें नहीं मिल सकता है। कैसे रखें अपने पशुधन को स्वस्थ, कैसे करें उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। पशुओं का आवास व्यवस्था कैसे कर सकते हैं सर? अभी जो हमारे जो किसान भाई हैं पशुपालन करते हैं, मुख्य रूप से बकरी पालन, सूकर पालन, गाय पालन से जुड़े हैं, और ये उनकी आमदनी का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। अभी का जो मौसम देख रहे हैं, अगर सही से रख रखाव नहीं किया जाए तो उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। मृत्यु दर बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसमें आवास प्रबंधन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि किस तरह से हम अभी गर्मी के हिसाब से किस तरह से आवास की व्यवस्था करें। तो आवास की व्यवस्था की यदि बात करते हैं तो पहला चीज़ आता है कि पूरा जगह, प्रति पशु जितना जगह की ज़रूरत है आप उतना जगह ज़रूर दें, और एक बाड़े में ज़रूरत से ज़्यादा पशु को ना रखें। जैसे लगभग बकरियां हैं तो लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर की जगह होती है, तो प्रति बाड़े उतना जगह उसको दें, तो उस हिसाब से ही पशु को रखना चाहिए। उसी तरह गाय को, सूकरों को, मुर्गियों को, उस तरह से पशुओं को उस जगह के हिसाब से ही बाड़े में रखें। ज़्यादा ओवर जो क्राउडेड एरिया जो कहते हैं कि ज़्यादा भीड़ जो है प्रति बाड़े, उसको ना करें। साथ ही साथ जो हम लोग आवास का निर्माण करते हैं, इस समय गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि आवास बिल्कुल हवादार होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का जो है आवागमन की पूरी सुविधा होनी चाहिए। बहुत सारे जो आवास बनाते हैं चारों तरफ से बंद रहता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और स्वच्छ हवा आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। छत की ऊंचाई जो कम से कम 8 फीट होना चाहिए। और ये जो गर्मी में अभी काफ़ी जो आवास तप रहा है, जिससे अंदर का तापमान बहुत ही गर्म हो जा रहा है, तो छत पे आप पुआल वगैरह या पत्ते वगैरह ज़रूर डाल दें, या ऊपर में आप उजले रंग से पेंट कर दें अगर एस्बेस्टस वगैरह की सीट हो, तब भी हम काफ़ी हद तक अंदर का जो वातावरण है उसको कम कर सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो पशुओं को जो वातावरण होता है वो लगभग 25 से 26 डिग्री तापमान अगर मिलता है अंदर का, घर के अंदर, बाड़े के अंदर का तापमान, तो पशु बिल्कुल उसको अनुकूल वातावरण उनको मिलता है, और इसमें पशुओं को नुकसान होने से हम उसको बचा सकते हैं। तो ये देने के लिए अगर गर्मी बहुत ज़्यादा अगर देखते हैं तो बीच बीच में आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। बहुत सारे पशु जो संकर नस्ल के जैसे गाय हैं या विदेशी नस्ल के जो पशु हैं, वो गर्मी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
तो उनको बचाने के लिए आप जो है पंखे या फ़ैन को या मिस्टिंग फ़ैन, जिससे जो पानी के साथ साथ जो वो हवा के साथ साथ पानी का फुहारा भी निकलता है, तो वैसे आप व्यवस्था करते हैं। पशु को नहलाने की व्यवस्था करें, सुबह शाम उसको पानी का छिड़काव करें, पीने के लिए स्वच्छ पानी दें, साफ़ पानी दें। तो इस तरह से जो आवास का व्यवस्था करके हम लोग जो है कि उनको उचित वातावरण दे सकते हैं, अनुकूल वातावरण दे सकते हैं। और आवास के अंदर आप कोशिश करें कि जो तापमान है वो 25 से 26 या 28 डिग्री तापमान के बीच ही रखें। उससे ज़्यादा होने पर तुरंत जो है पशु देखते हैं कि हाँफने लगते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। तो उस समय आप विशेष व्यवस्था करें, ठंडी हवा की व्यवस्था करें, पानी का छिड़काव करें, इससे पशुओं को उससे राहत मिल सकती है। सर हम बात करें अगर गर्मी के दिनों में खासकर जब पशु मतलब बहुत गर्मी बढ़ गई है तो उनके आहार में उनको क्या देना चाहिए सर, और गर्मी को देखते हुए जल प्रबंधन उनका कैसा होना चाहिए? अभी जो गर्मी का मौसम है इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि पानी 24 घंटे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी को बीच बीच में बदलते रहें। पानी धूप से गर्म हो जा रही है तो पशु उस पानी को पीने में से कतराते हैं, पूरा पी नहीं पाते हैं, जिससे दूध उत्पादन में कमी हो सकती है। तो पानी को, उस पुराने पानी को बदल करके फ्रेश पानी, ठंडा पानी पीने के लिए दें। साथ ही साथ जो है आहार व्यवस्था की यदि बात करते हैं तो आहार में संतुलित आहार देना बहुत ही ज़रूरी है। और देखा जाता है कि जब वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, अनुकूल वातावरण पशुओं को नहीं मिल पाता है, तो पूरी आहार वो खाना कम कर देते हैं। खाना कम, लगभग 10 से 20% भोजन जो इंटेक होता है वो कम करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि जो पशु हैं उसको सुबह में या शाम में जब वातावरण ठंडा हो उस समय खाने की व्यवस्था करें। पशु को जो हम दाना दे रहे हैं अगर उसको पानी में भिगो कर देते हैं तो उसको खाने में ज़्यादा सुविधा होती है। इस समय सूखे चारे की कमी कर दें, सूखे चारा बहुत ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि सूखा चारा जब वो खाते हैं, पचाते हैं तो ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है शरीर में, इससे पशुओं को नुकसान होता है। तो हरे चारे की उपलब्धता जरूर कराएं। इस समय जो भी इस सीज़न में हरा चारा है उसकी उपलब्धता कराएं। साथ ही साथ जो चराने वाले पशु हैं उसको कोशिश करें ठंडा मौसम में चराएं, जब वातावरण का तापमान कम हो जाए, शाम के समय में या फिर जल्दी सुबह में उसको चरा करके बाड़े में वापस ले आएँ। धूप में पशु को ना छोड़ें। साथ ही साथ जो है अभी जो ये आहार की व्यवस्था कर रहे हैं तो जो हम लोग संतुलित आहार दे रहे हैं उससे में गुड़ की मात्रा को ज़रूर आप 5% 4% गुड़ की मात्रा को आप ऐड करते हैं तो उससे पशुओं को एनर्जी मिलती है, जिससे इस गर्मी के वातावरण में लड़ने की ताकत मिलती है। साथ ही साथ जो है कि मिनरल मिक्सचर और जो है कि विटामिन्स की मात्रा को लगभग 1% की मात्रा से उसको बढ़ा दें, जिससे कि ये है कि उसमें शरीर में जो होने वाली कमी है, जो दाना कम खा रहे हैं, शरीर में मिनरल्स की कमी हो रही है गर्मी के मौसम में, वो उससे पूरा हो सकती है और पशु इससे स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता में पशुओं में कमी नहीं आएगी। सर अगर हम बीमारियों की बात करें तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं सर, अभी खासकर गर्मी के दिनों में अगर पशुओं की हैं? पशु में अभी चिकित्सा के लिए खास करके देखा जाता है इस गर्मी के मौसम में 2 तरह से बीमारियां हो सकती है। एक तो है कि वातावरण का प्रभाव, जैसे लू लगना या गर्मी का प्रभाव होना, तो एक ये है। दूसरा है कि इस समय जैसे गर्मी का अगर अनुकूल वातावरण पशुओं को नहीं मिलता है तो उसका शरीर जो है इम्यूनिटी कहते हैं कम हो जाती है, पशु स्ट्रेस में आते हैं और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस समय गौवंशीय पशु में HSBQ की संभावना होने की अधिक होती है, बकरियों में PPR होने की संभावना बहुत होती है। साथ ही साथ सूकरों की बात करते हैं तो सूकरों में स्वाइन फीवर बीमारी की संभावना बहुत अधिक होती है। और ये जो बीमारी है PPR जो बकरियों में है, सूकरों में स्वाइन फीवर, ये विषाणु जनित रोग है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर पशुओं में बढ़ जाती है। उसी तरह HS और BQ ये जीवाणु जनित रोग है गौवंशीय पशु के लिए, गर्मियों में खास करके देखा जाता है, तो ये इनके लिए टीकाकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। HSBQ का टीकाकरण आप बड़े पशुओं के लिए करें। जो बकरी पालन कर रहे हैं PPR का टीका अवश्य कर दें। ये जो बीमारी है जो HSBQ की यदि बात कर रहे हैं तो HS गला घोंटू बीमारी है। इसमें देखा जाता है गर्मी और बरसात के मौसम में जो बड़े पशु हैं, गौवंशीय पशु, इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें गला में सूजन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में गड़गड़ाहट होती है और सांस लेने में समस्या होने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह BQ बीमारी है, उसमें पुट्ठे पे बड़ा सा घाव हो जाता है, फूल जाता है और अंदर जो है काले रंग का, जो उसको चीरने से काले रंग का द्रव निकलता है। तो ये दोनों जीवाणु जनित रोग है और इससे पशु में काफ़ी नुकसान होता है। तो इससे बचाव के लिए अभी गर्मी के मौसम जो चल रहा है तो अभी जो पशुपालक टीकाकरण नहीं कराए हैं तो इससे बचाव के लिए अवश्य टीकाकरण कर लें। PPR बीमारी देखा जाता है बकरियों के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है
और ये विषाणु जनित रोग है। जब ये बीमारी आ जाती है तो ये फैलने वाली बीमारी है। लगभग 90% से 100% तक बकरियों की मृत्यु इससे हो सकती है। तो ये PPR बीमारी बकरियों में अभी गर्मी बरसात के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी भी किसान जो है टीकाकरण जिन्होंने नहीं कराया है PPR का, वो बहुत ही ज़रूरी है, अवश्य टीकाकरण कराएं। टीका 1 ml मात्रा चमड़े में देकर इसका टीकाकरण कर सकते हैं। उसी तरह सूकरों में, झारखंड में सूकर पालन का भी बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत सारे किसान भाई सूकर पालन करते हैं। तो स्वाइन फीवर बीमारी ये विषाणु जनित रोग है। इसका लक्षण है बहुत तेज़ बुखार होता है सूकरों में और अचानक मृत्यु होती है, तेज़ी से बीमारी फैलता है। तो इस बीमारी से भी बचाव के लिए स्वाइन फीवर का टीका, पहला टीका 2 महीने की उम्र में, फिर उसके बाद 6-6 महीने पे इसका टीकाकरण 1 ml मात्रा चमड़े में दे करके इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। तो बीमारी से बचाव करना बहुत ही ज़रूरी है। और गर्मी में जो प्रतिकूल वातावरण के कारण जो पशु स्ट्रेस में आते हैं, बीमारियों की संभावना बढ़ती है। तो उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए इसका समय पे टीकाकरण कर दें तो ये बीमारी पशुओं में नहीं होगी और किसानों को नुकसान नहीं होगा। पशुपालन करते हैं उस हिसाब उसको देखते हुए संकर नस्ल के पशुपालन या फिर देसी नस्ल के पशुपालन अगर वो पालन करते हैं तो देखा जाता है कि उनको कम सुविधा दे करके, कम रख रखाव में उतनी ज़्यादा खर्च नहीं करके, कम खर्च में वैसे पशु को आसानी से वो पाल सकते हैं। इस तरह के वातावरण के लिए संकर नस्ल और देसी नस्ल के पशु ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा अच्छा है हमारे किसानों के लिए। तो हमारे किसान भाई इस तरह के नस्ल जो पशुपालन कर रहे हैं तो वैसे नस्ल पालन करके उससे ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने कि छोटी छोटी सी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने पशुधन को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आज के कार्यक्रम से जुड़ी कोई बात आप हमें लिख भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।